नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विजय कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस बेहतरीन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आप सभी को पता है, आज हमारे हिंदुस्तान की एक महान हस्ती श्री रतन टाटा जी साहब आज हमारे बीच नहीं है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। रतन टाटा जी के पिता का नाम था नवल टाटा जी, माता का नाम था सोनी देवी। उनका जन्म सूरत के गुजरात के सूरत में हुआ था 28 दिसंबर 1937 को। जब रतन टाटा जी साहब 10 साल के थे, तब इनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया और इनकी माताजी को तलाक दे दिया। तो 10 साल की एज में वो अपने भाई के साथ अपनी दादी के यहाँ रहने लग गए, मुंबई के अंदर टाटा पैलेस के अंदर। तो ये मुंबई में टाटा पैलेस में रहते थे और जब भी ये स्कूल जाया करते थे, तभी से ये अपनी दादी को कहते थे उनके लिए कभी भी कोई बड़ी कार उन्हें स्कूल में रिसीव करने ना आए, साधारण कार भेजा करे। और जिस दिन कोई बड़ी चमचमाती कार जाया करती थी, वो अक्सर पैदल आ जाया करते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो अपनी धन दौलत को लोगों के सामने जाहिर करे। तो शुरू से ही बड़े ही सिंपल ख्यालात के इंसान रहे हैं। जब रतन टाटा बड़े हुए, थोड़ा सा स्कूलिंग पूरी की, तो 1955 से लेके 1962 तक वो अमेरिका के अंदर रहे। अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से उन्होंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर की स्टडी की थी। इसी कॉलेज लाइफ के दौरान उन्हें एक लड़की से प्यार हुआ। वो उनसे शादी भी करना चाहते थे, परंतु इसी दौरान 1962 के अंदर उनकी दादी की तबीयत खराब हो गई और इंडिया और चाइना के मध्य एक युद्ध चल रहा था। तो अपनी दादी की चिंता को लेकर वो हिंदुस्तान लौट आते हैं, परंतु वो अपनी महिला मित्र को कहते हैं कि आप भी मेरे साथ हिंदुस्तान चले, हम शादी करेंगे। परंतु लड़की के माता पिता ने युद्ध के हालातों के अंदर लड़की को हिंदुस्तान नहीं भेजा और थोड़े समय बाद उसकी किसी और से शादी कर दी। इस प्रकार रतन टाटा का पहला प्यार उनसे बिछड़ गया। उसके बाद रतन टाटा ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए भी किया है, जानी मानी यूनिवर्सिटी है, वहां से उन्होंने एमबीए किया है। और जब रतन टाटा हिंदुस्तान में आकर कंपनी को संभालते हैं, तो वो किसी मैनेजमेंट के बड़े पद को ना लेते हुए एक एम्प्रेटिस के तौर पर कंपनी ज्वाइन करते हैं। वो साधारण कर्मचारियों की तरह टाइम पर आते हैं। जहां साधारण कर्मचारी खाना खाते हैं, उसी मेस में वो खाना खाते हैं। जहां साधारण कर्मचारी जिस हॉस्टल के अंदर रहते हैं, जिस क्वार्टर के अंदर रहते हैं, वो उन्हीं क्वार्टर्स में रहते हैं और उन्हीं की लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। मतलब जिस दिन उन्होंने टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया है, तो वो किसी मालिक की हैसियत से नहीं, एक एम्प्लॉय की हैसियत से ज्वाइन किया है। जैसे ही उन्होंने अपने ग्रुप को ज्वाइन किया, तो तकरीबन 20-25 दिन के बाद ही एक मसला आ गया कि कोई एक गुंडा था, ठीक है, गैंगस्टर, वो रतन टाटा को धमकी दे रहा था रंगदारी के लिए, वो पैसा वसूलना चाह रहा था। रतन टाटा पर दबाव बनाने के लिए उसने कई कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की और कुछ पर चाकुओं से हमला भी किया और यहां तक कि उसने कंपनी के अंदर हड़ताल भी करवा दी। पुलिस की भी गैंगस्टर से साठ-गांठ थी, वो भी कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे। तो हुआ क्या, रतन टाटा ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि कुछ पैसे दिए जाए, क्योंकि वो जानते थे आज अगर पैसे दे दिए तो फ्यूचर के अंदर कोई ना कोई और डिमांड करेगा और कब तक किस किस की डिमांड को पूरा किया जा सकता है। तो उन्होंने इससे लड़ने का फैसला किया। वो खुद कंपनी में आते हैं, एम्प्लॉइयों को हौसला देने के लिए, उनका डर खत्म करने के लिए लगातार 3 दिन उनके साथ काम करते हैं और उनको और उत्साहित करने के लिए बोनस का अनाउंसमेंट करते हैं। जब कंपनी पूरी तरह चलने लगती है,
सब सेट हो जाता है तो पुलिस पर भी दबाव आता है उनको पकड़ने के लिए, और वो गुंडों को पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद वो गुंडे जेल जाते हैं, परंतु वही जब आजाद होते हैं तो वापिस जेल से रिहा होते हैं, तो वो रतन टाटा जी की सुपारी भी देते हैं रतन टाटा जी को मारने के लिए। पर होना क्या था, कुछ नहीं हुआ। रतन टाटा जी हमेशा की तरह निर्भीक रहे और जिंदादिली से जीते रहे। जब रतन टाटा जी अपने काम में बिजी रहते थे तो एक दिन उनको एक मैसेज आया, एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी थी शांतनु नाम के एक लड़के की। एक्चुअल में हुआ क्या, शांतनु ने देखा कि एक कुत्ते को एक्सीडेंट में चोट लगी है और वो घायल हो गया है। तो जब वो चोटिल हो गया तो उसने सोचा कि इनकी सुरक्षा के लिए कुछ किया जाए। तो शांतनु और उसके दोस्तों ने मिलकर एक बैंड बनाया, एक कुत्तों के गले में डालने के लिए एक बैंड या ब्रेसलेट टाइप कुछ बनाया, जो चमकता था दूर से, रेडियम की जैसे आजकल पट्टियां आती है कुछ उस टाइप का। परंतु शहर के इतने सारे कुत्तों को वो पटा डालने के लिए बहुत सारे पट्टों की जरूरत थी और उसके लिए उन्हें पैसे की जरूरत थी। तो शांतनु ने क्या किया, रतन साहब को एक चिट्ठी लिखी और अपनी दुविधा बताई कि वो इस प्रकार कुत्तों की सहायता करना चाहता है और उसे फंडिंग की जरूरत है। 2 महीने बाद 2 महीने बाद रतन टाटा साहब ने इस चिट्ठी का रिप्लाई दिया। देखो एक बिजी आदमी है, टाइम लग जाता है रिप्लाई में। आपको लगता होगा कि सब 2 महीने लगा दिए, पर चिट्ठी पहुंची भी है, वापस भी आई है, रिप्लाई भी दिया है। इतना बड़ा इंसान है, रिप्लाई दे रहा है। अधिकतर लोग रिप्लाई देना भी जरूरी नहीं समझते। और रिप्लाई में उन्होंने लिखा कि वो उनसे मुंबई में आकर मिले। जब शांतनु उनसे मुंबई में मिले तो ना कि उन्होंने उनको फंडिंग की, बकायदा वो एज ए फ्रेंड उनको ट्रीट किया। और ये शांतनु भविष्य के अंदर टाटा ग्रुप से ही जुड़ते हैं। जैसे ही वो अपना कॉलेज, अमेरिका से ही ये कॉलेज पास आउट होते हैं, और जिस दिन शांतनु जी को डिग्री मिलनी थी तो उनकी सेरेमनी के अंदर रतन टाटा जी खुद गए और उनको टाटा ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए ऑफर लेटर दिया। और तब से शांतनु जी रतन टाटा जी के साथ ही काम कर रहे थे टाटा ग्रुप के अंदर। और शांतनु जी के कहने पर ही रतन टाटा जी इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाते हैं। अब मैं बात करूं आगे, रतन टाटा जी ने 1998 के अंदर टाटा इंडिका बनाकर पैसेंजर कार की श्रेणी में कदम रखा। टाटा स्टील या टाटा ग्रुप की 100 कंपनियों 100 टाइप के ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है, या कह लो टाटा ग्रुप की 100 से ज्यादा कंपनियां हैं जो 100 से ज्यादा देशों के अंदर फैली हुई है। जिनमें से, और ऐसी हमारे घर के अंदर कुछ ना कुछ चीजें तो होगी जो पक्का टाटा ग्रुप से रिलेटेड है। जैसे टाटा नमक है, ठीक है, टाटा सरिया है, और टाटा की आजकल गाड़ियां बड़ी जबरदस्त है। पर टाटा जब पहली बार पैसेंजर कार लेके आया वो थी टाटा इंडिका। बट टाटा इंडिका मार्केट में फेल हो गई। टाटा इंडिका को इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, और जिसके चलते टाटा कंपनी को बहुत घाटा लगा, टाटा मोटर्स को घाटा लगा। तो एक मीटिंग रखी गई और उस मीटिंग के अंदर डिसाइड किया गया क्यों ना इस टाटा कंपनी को अब टाटा मोटर्स को बेच दिया जाए। तो टाटा मोटर्स को बेचने के लिए उस टाइम की एक नामी कंपनी फोर्ड के ओनर से टाटा साहब अमेरिका में जाके मिलते हैं। तो जब मीटिंग होती है तो फोर्ड के ओनर ने उन्हें कहा कि जब आपको इस लाइन का नॉलेज नहीं था तो इतना इन्वेस्टमेंट क्यों किया, हम आपकी कंपनी खरीदकर आप पर एहसान कर रहे हैं। टाटा साहब को ये बात इतनी चुभी, उनको इतना फील हुआ कि उन्होंने टाटा कंपनी को, टाटा मोटर्स को बेचने का फैसला कैंसिल कर दिया और वापस आके दोबारा मार्केट की स्ट्रेटजी को समझा। दोबारा टीम बनाई गई कि हमारे फेलियर के कारण क्या थे, उनमें सुधार करो। और यही फिर टाटा इंडिका हमारे देश के अंदर
काफी अरसे तक राज करती रही है। टाटा इंडिका के बाद 2008 के अंदर फोर्ड कंपनी की हालत खराब हो गई। अब हिंदुस्तान से फोर्ड जा चुकी है। फोर्ड की हालत इतनी खराब हो गई कि अब फोर्ड वालों ने खुद को बेचने का सोच लिया। तो टाटा ग्रुप ने उसे खरीदने की इच्छा जाहिर की और अब की बार फोर्ड फोर्ड साहब मुंबई आए रतन टाटा साहब से मिलने के लिए। रतन टाटा साहब ने फोर्ड की नामी कंपनियां लैंड रोवर, जैगुआर, जेएलआर को खरीद लिया। और ये जो कंपनियां घाटे में चल रही थी, जिन्हें फोर्ड अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा था इन करंट टाइम, ये सारी की सारी कंपनियां प्रॉफिट के अंदर चल रही है। और यही फोर्ड अब टाटा साहब को कहते हैं कि आपने हमारी कंपनियां खरीद कर हम पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। अब बात आती है 2008 की ही। 26/11/2008 मुंबई का एक होटल, ताज होटल, ताज होटल की अगर मैं बात करूं, इसके बनने का भी बड़ा जबरदस्त किस्सा है। रतन टाटा जी के दादाजी जमशेद टाटा जी एक बार मुंबई का एक होटल है वाटसन होटल, उसमें ठहरने के लिए गए, परंतु वाटसन होटल वालों ने उन्हें अलाउ नहीं किया कि हम सिर्फ अंग्रेजों के लिए ये होटल रखते हैं, हम किसी हिंदुस्तानी को ये होटल नहीं देते हैं। तो जमशेद जी टाटा को ये बात बहुत फील हुई और उन्होंने सोच लिया कि मैं एक ऐसा ही जबरदस्त भव्य, ऐसा ही नहीं बल्कि इस वाटसन होटल से भी बड़ा होटल बनाऊंगा, जिसके लिए लोग दूर से आएंगे, लोगों का सपना होगा। हुआ भी ऐसा ही। 2002 के अंदर ताज होटल बन के तैयार हुआ। इसको बनाने के लिए पूरी दुनिया से बेहतरीन चीजों का कलेक्शन लाकर इसमें लगाया गया है। तो इतनी बड़ी होटल पर 26/11/2008 को एक टेररिस्ट अटैक होता है। इस टाइम इस होटल के अंदर 300 गेस्ट थे, जिनमें से 166 लोगों का देहांत हो गया, डेथ हो गई, और 9 आतंकवादियों को भी मार गिराया गया। इनमें से एक आतंकवादी कसाब को जिंदा पकड़ा गया, जिसे आपको याद हो 2012 21 नवंबर 2012 के अंदर पुणे की जेल में फांसी दी गई। जब ये अटैक हुआ तो रतन टाटा जी को किसी ने मैसेज किया, कॉल किया कि साहब आपके होटल पे अटैक हुआ है। तो रतन टाटा जी ने अपने कर्मचारियों को कॉल किया। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि रतन टाटा का कॉल उनके कर्मचारी नहीं उठाए, पर उस दिन किसी कर्मचारी ने उनका कॉल नहीं उठाया। तो रतन टाटा जी को थोड़ा डाउट हुआ कि संकट ज्यादा है, तो वो तुरंत अपनी कार लेके ताज होटल में पहुंचते हैं। परंतु सिक्योरिटी गार्ड ने रतन जी टाटा को अंदर जाने नहीं दिया। परंतु रतन जी टाटा जब तक ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ, वो होटल के बाहर ही रुके रहे, और तब तक रुके रहे जब तक सब लोग, सारा ऑपरेशन शांति से नहीं सलट गया। और उन्होंने कहा चाहे कितने मर्जी पैसे लग जाए, इन बेकसूर लोगों को मारने वाला एक ही आतंकी जिंदा नहीं बचना चाहिए। जो लोग भी इनके अंदर मारे गए, या जो भी कर्मचारी जो टाटा समूह से जुड़ा हुआ था, जिनका देहांत हुआ, रतन टाटा जी ने उन्हें उस समय 35 लाख से लेकर 85 लाख तक का मुआवजा दिया। सिर्फ कर्मचारियों को ही मुआवजा नहीं दिया, उस ताज होटल के बाहर जो भी फेरी वाले थे, जो भी छोटा मोटा चाय की दुकान या ठेले वाले थे, टैक्सी वाले थे, जिनका जीवन इस अटैक के तहत प्रभावित हुआ, उन सबको टाटा ग्रुप ने सहायता करी। इसके बाद टाटा साहब का नाम और ज्यादा चमका और टाटा ग्रुप का ताज होटल भी
जो भी इसके अंदर डैमेज हुआ उसे और ज्यादा बेहतरीन बनाया गया। अब जो आगे की बात है वो है 2008 में। एक दिन टाटा साहब सड़क से निकल रहे थे अपनी कार में बैठ के, देखते हैं कि हिंदुस्तान की सड़कों पर गरीब इंसान बाइक पे, एक आदमी, एक उसकी वाइफ और बीच में छोटा सा बच्चा परेशान हो रहे हैं। तो वो सोचते हैं कि इनकी मोटरसाइकिल को और ज्यादा सुरक्षित कैसे बनाया जाए। ये खुद भी एक इंजीनियर थे, स्ट्रक्चरल डिजाइनर थे, तो आर्किटेक्ट थे। तो इन्होंने सोचा क्यों ना बाइक को और सेफ बनाया जाए, परंतु वो डिजाइन कन्वर्ट हो गया कार के अंदर। उन्हें लगा कि यहाँ उपलब्ध करानी पड़ेगी कार, पर उस समय इतनी सस्ती कार जो मिडिल क्लास अफोर्ड कर सके, लोअर मिडिल क्लास अफोर्ड कर सके, टाटा साहब का एक ही सपना था, रतन जी का, कि ये कार की कीमत लगभग 1 लाख रुपए रखी जाए, जिसके अंदर कम से कम 4 पैसेंजर बैठ के आराम से जर्नी कर सके। तो 2008 में हिंदुस्तान के प्रत्येक गरीब व्यक्ति को भी अगर किसी ने कार लेने का सपना दिखाया तो वो रतन जी टाटा थे। हालांकि ये कार मार्केट के अंदर इतनी कामयाब नहीं हुई और 2018 के अंदर इस कार का प्रोडक्शन बंद हो गया है। प्रोडक्शन चाहे चालू रहे बंद रहे, परंतु कंपनी ने प्रत्येक व्यक्ति को कार देने का जो सपना दिखाया वो बहुत ही कीमती था। रतन टाटा जी जब जैसे जैसे तरक्की करते गए तो फरवरी 2008 में यूके के प्रिंस चार्ल्स ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए बकिंगम पैलेस में बुलाया। परंतु सब फिक्स था, रतन जी का जाना फिक्स था, परंतु उन्हें कुत्तों से बड़ा प्यार था और उनके 2 पालतू कुत्ते थे, टीटो और टेंगो। टीटो की तबीयत खराब थी। टीटो की तबीयत खराब होने के कारण रतन जी टाटा, देखो इतना बड़ा आदमी है, कुत्ता बीमार है, हो सकता है वो नौकरों को छोड़ देता कि इसकी देख रेख कहें, एक से एक बेहतरीन नौकर मिल जाता, एक से एक बेहतरीन डॉक्टर मिल जाता, परंतु रतन जी टाटा ने बकिंगम पैलेस में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेने जाने से बेहतर टीटो के पास रहकर उसकी सेवा करना, उसका ध्यान रखना ज्यादा बेहतर समझा। और इसी के कारण रतन जी टाटा बकिंगम पैलेस नहीं गए। जब प्रिंस चार्ल्स को इस बात का पता चला कि रतन जी टाटा नहीं आए हैं तो उन्होंने भी रतन टाटा की बड़ी शानदार वाह वाह करी कि वास्तव में इंसान तो ये है जो एक कुत्ते के लिए दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड भी ठुकरा दे। जान से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है, और खास करके जो कुत्तों की जान की इतनी रिस्पेक्ट करता है वो वास्तव में इंसान रिस्पेक्टेड है। और इतना ही नहीं, रतन जी टाटा अपनी इनकम का मोस्टली पार्ट डोनेट करते थे। जब कोविड का टाइम आया तो पीएम फंड के अंदर उन्होंने 1500 करोड़ रुपए डोनेट किए। ये 1500 करोड़ कम नहीं है। अब रतन जी टाटा 9 तारीख को, मतलब कल, उनका देहांत हो गया है। पूरा हिंदुस्तान ही शोक में डूबा हुआ है। अब बात करें रतन टाटा जी के ग्रुप को फ्यूचर में कौन संभाल सकता है। रतन टाटा जी के पिता नवल जी टाटा थे, उनकी पत्नी सोनी देवी से उन्होंने तलाक ले लिया और जो दूसरी पत्नी से विवाह किया वो सिमोन थी। अब रतन टाटा जी खुद मालिक थे टाटा ग्रुप के और उनका एक छोटा भाई है जिमी, तो वो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर। तो अब इस सिमोन और नवल जी टाटा की बड़ी बेटी है लिया, छोटी बेटी है माया और एक लड़का है लेविन। इनमें से किसी ना किसी ग्रुप को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया। को 2000 में पद्म श्री और 2008 में पद्म विभूषण से नवाजा गया।
ये भारत का द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उम्मीद करता हूं भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से रतन टाटा को जल्दी नवाजा जाएगा। जय हिंद, जय भारत। भगवान रतन टाटा जी की आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे। जय हिंद।